हेलो दोस्तों, आज देखते हैं शक्ति उत्पादन पावर जनरेशन देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं? शक्ति उत्पादन पावर जनरेशन देखते हैं। पावर जनरेशन आज पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, टरबाइन पढ़ेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, भार के प्रकार, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, महत्वपूर्ण गुणांक पढ़ेंगे। देखिए, परिचय पढ़ते हैं। परिचय आज पदार्थ का वह ऊर्जा जो जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करे ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल सीजियस मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल एवं सीजियस मात्रक कैलोरी होता है तथा ऊर्जा की पारंपरिक इकाई भी जूल होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शक्ति उत्पादन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोत होते हैं। गैर पारंपरिक में आते हैं भू तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा आता है। भूतापीय में आते हैं भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैस, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा आते हैं। परंपरागत ऊर्जा में आते हैं कोयला, परंपरागत ऊर्जा में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिकीय ऊर्जा आते हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इन्हें नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। गैर परंपरागत को नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। नवकरणीय में आते हैं कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल, नाभिकीय ऊर्जा आते हैं। ठीक, नवकरणीय ऊर्जा अधिकांश सूर्य वायु से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त होती है, जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। गैर पारंपरिक ये नहीं आता है। गैर परंपरागत ऊर्जा में इसे नवकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। नवकरणीय ऊर्जा अधिकांश सूर्य वायु से प्राप्त अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त हो जाती है, जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए नवकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नवकरणीय ऊर्जा स्रोत अपरिहार्य रूप से ऊर्जा का प्रवाह होते हैं, जबकि जीवाश्म तथा अभिकीय ईंधन अनिवार्य ऊर्जा का संग्रहित भंडार होते हैं। नवकरणीय ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं। भूतापीय ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर धरती की सतह से काफी नीचे 1.5 किलोमीटर तक ही रहती है। देखिए, ज्वालामुखी या भूकंप वाले क्षेत्रों में ये ऊर्जा अधिकांश प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भाप टरबाइनों को चलाने में किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का देखिए, इससे पर्यावरण को हानि अत्यंत कम होता है। इसका उपयोग जीवाश्म ईंधन को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पवन ऊर्जा, यह ऊर्जा एक अत्यंत स्रोत है। इसमें हवा के चलने से घूमने वाला पश्चिमी भारत में पश्चिम राजस्थान पवन ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। क्षेत्रों में बड़े आकार की पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा, परंपरागत सौर ऊर्जा सबसे उपयोगी स्रोत है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश सभी जगह उपलब्ध है। कभी कभी खत्म न होने वाली स्रोत सूर्य की किरण है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा रूपांतरित जैसे ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। बायोस गैस होता है। यह जानवरों के मलमूत्र से तैयार किया जाता है। और ये बायोस गैस 70% मीथेन गैस होता है। बायोस गैस में लगभग 70% मीथेन गैस होता है। CH4 होता है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होता है। प्रवर्धन को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। निम्न शब्दावली प्रवर्धन को एम्प्लीफिकेशन, विचलन को डाइवर्जन अंतर बोलते हैं। लाइट फोर्स को लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। अति तापन को ओवर
हीटिंग बोलते विसर्जन को इमर्शन बोलते हैं। यानी कि गोबर गैस में इसे गोबर गैस से भी कहते हैं तथा इसका अपेक्षित घनत्व तो 0.90 होता है। उससे ये देखिए ज्वार ऊर्जा होता है समुद्र में समुद्री जल का लहरों में उठना, लहरों का समुद्र में वापस जाना ज्वार भाटा चलाता है तथा इसमें उत्पन्न ऊर्जा ज्वार ऊर्जा होती है। यह क्रिया सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। परंपरागत ऊर्जा होता है, इन्हें नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। धरती के गर्भ में मौजूद कोयला, पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। इन्हें अनवकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, जैसे धरती के गर्भ में मौजूद कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, गैस, ये सभी समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इनमें होने वाला प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जैसे जल शक्ति के मुख्य प्रकार होते हैं, लेकिन जल की उपलब्धता के आधार पर देखिए बिजली जलाशय के शक्ति संयंत्र होता है, जलाशय वाले शक्ति संयंत्र, रिजर्वायर वाले शक्ति संयंत्र होता है। भार की प्रकृति के आधार पर संयंत्र और शिखर भार संयंत्र होता है। शीर्ष के आधार पर होता है, निम्न शीर्ष शक्ति के आधार पर, मध्य शीर्ष के आधार पर, उच्च शीर्ष के आधार पर होता है। देखिए जल शक्ति संयंत्र, देखिए यहाँ पर जल रहता है, इसके निम्नलिखित भाग हैं। जल शक्ति संयंत्र के मेन पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। जल शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग के देखिए, यहाँ जल होता है, फिर यहाँ पर बांध बनाया जाता है जल को इकट्ठा करने के लिए, फिर यहाँ से सर्ज टैंक होता है, यहाँ से सर्ज टैंक के द्वारा पानी छोड़ा जाता है। यहाँ नीचे क्या होता है, धाप टनल होता है। यहाँ पर वाल्व हाउस होता है, यहाँ पर वाल्व हाउस रहता है। यहाँ पेन स्टॉक लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पर पावर स्टेशन बना दिया जाता है, रेस बना दिया जाता है, फिर यहाँ से चलने लगता है। देखिए बांध भंडारण जलाशय पूर्वी होता है, सर्ज टैंक होता है, पेन स्टॉक होता है, उत्प्लव मार्ग होता है, हेड रेड तथा टेल रेस होता है, वाल्व हाउस होता है, ड्राफ्ट ट्यूब होता है। बांध यह संयंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मांगा भाग है। बांध को मुख्यतः कंकड़, सीमेंट, मिट्टी से बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी को एकत्रित करना है, जिससे पर्याप्त शीर्ष मिल सके। बांध का आकार चौड़ा होता है तथा पानी प्रतिबल को आसानी से वहन कर सके। भंडारण जलाशय, स्टोरेज रिजर्वर, देखिए बांध के पीछे की एक झील है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है, उसे भंडारण जलाशय कहते हैं। इस जलाशय मूलभूत आवश्यकता होती है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऋतु के दौरान पानी को एकत्रित करना होता है। भंडारण जलाशय प्राकृतिक कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। फोरवे बांध, फोरवे होता है बांध के पीछे इंटर टैंक के पीछे पास वाले फोरवे कहते हैं। सर्ज टैंक होता है, यह एक खुला टैंक होता है, इसे छोटा जलाशय भी कहते हैं। देखिए सर्ज टैंक बांध तथा टरबाइन के बीच लगा होता है। सर्ज टैंक बांध तथा टरबाइन के बीच लगा होता है तथा पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन से जुड़ा होता है। सर्ज टैंक के दो उद्देश्य होते हैं, पेन स्टॉक की वाटर एयर प्रभाव से रक्षा करना। सर्ज टैंक के दो लेयर होते हैं। सर्ज टैंक के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं, पेन स्टॉक की
पेनस्टॉक की वाटर हेमर प्रभाव से रक्षा करना होता है और लोड के बढ़ने या घटने पर पानी सप्लाई को भी नियंत्रण करता है। ये सर्ज टैंक के दो उद्देश्य होते हैं: पेनस्टॉक की वाटर हेमर प्रभाव से रक्षा करना और पेनस्टॉक के बढ़ने या घटने पर पानी सप्लाई नियंत्रित करना। पेनस्टॉक देख लेते हैं। यह एक बंद कंड्यूटर पाइप होता है जो जलाशय तथा सर्ज टैंक को टरबाइन से जोड़ता है। पेनस्टॉक यह बंद कंड्यूटर पाइप होता है जो जलाशय तथा सर्ज टैंक को टरबाइन से जोड़ता है। यह स्टील तथा प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती है। इसकी बाहरी सतह एक जंग रोधी पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। यह न खराब हो, यानी कि उत्प्लाव मार्ग स्लिप हुए होता है। यह आवश्यकता से भी अधिक पानी की मात्रा को जलाशय से बाहर निकालता है। इससे तैरने वाले पदार्थ को बांध से बाहर निकाल देते हैं जिससे कि पेनस्टॉक तक न पहुँचे। यह मुख्यतः कंक्रीट के बनाया जाता है तथा पानी को निकालने के लिए गेट लगा होता है। क्या लिखा है? हेड रेस तथा टेल रेस। यह बांध के पीछे का हेड रेस होता है। टरबाइन से निकलने वाले पानी जहाँ विसर्जित किया जाता है उसे टेल रेस कहते हैं। बांध के पीछे पानी को हेड रेस कहते हैं। बांध के पीछे पानी को हेड रेस कहते हैं। टरबाइन से निकलने वाली पानी को जहाँ विसर्जित किया जाता है उसे टेल रेस कहते हैं। वाल्व हाउस होता है। यह पेनस्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचलित होते हैं तथा पेनस्टॉक में आने वाले जल को रोकते हैं। ये पेनस्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचलित होते हैं तथा पेनस्टॉक में आने वाले जल को रोकते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब होता है। यह एक एयर टाइप पाइप होता है। यह एक एयर टाइप पाइप होता है जिसके द्वारा टरबाइन से निकले पानी को टेल रेस में विसर्जित किया जाता है। यह कंक्रीट की बनाया जाता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के प्रकार। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के प्रकार। जल विद्युत संयंत्र का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। शीर्ष के आधार पर होता है। शीर्ष के आधार पर जल शक्ति संयंत्र निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न शक्ति संयंत्र है। इसमें जल की ऊंचाई 60 मीटर से कम होती है। इस तरह संयंत्र का बांध नजदीकी बनाया जाता है जिससे आदर्श सर्ज टैंक की जरूरत न पड़े। देखिए इनमें समानता प्रोपेलर या केप लाइट टरबाइन का उपयोग होता है। मध्यम शीर्ष शक्ति गुणांक, जिसमें जल की ऊंचाई 60 से 120 मीटर तक होती है। फ्रांसिस या केपलॉन टरबाइन प्रयोग करते हैं। उच्च शक्ति गुणांक संयंत्र, हाई हेड पावर प्लांट, इसमें जल शीर्ष की ऊंचाई 120 मीटर से अधिक रखी जाती है। इसमें पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति गुणांक पे पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। प्लेटन का प्रयोग 500 मीटर से ऊंचे जल शीर्ष के लिए किया जाता है। पेल्टन का प्रयोग शीर्ष शक्ति संयंत्र में होता है। 500 मीटर से उच्च शक्ति के लिए होता है। भार प्रकृति के आधार पर होता है। आधार तथा शिखर दोनों के हेड के लिए हाइड्रो शक्ति संयंत्र का उपयोग पावर उत्पादन के लिए किया जाता है। आधार तथा शिखर दोनों के लोड के लिए प्रकार के लोड के लिए हाइड्रो शक्ति संयंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए पंप स्टोरेज टरबाइन शक्ति संयंत्र है। शिखर मान है, ये भार है। देखिए पंप स्टोरेज शक्ति संयंत्र होता है। इस संयंत्र का उपयोग केवल
पीक लोड के लिए ही किया जाता है। पंप स्टोरेज शक्ति संयंत्र, इस संयंत्र का उपयोग केवल पीक लोड के लिए ही किया जाता है। इसका उपयोग रेडियान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः रेडियान पंप स्टोरेज हाइड्रो शक्ति संयंत्र में रेडियान डेरियान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वोल्टेज आवृत्ति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। पंप स्टोरेज हाइड्रो शक्ति संयंत्र का वोल्टेज आवृत्ति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें सामान्यतः कम गति 300 से 500 आरपीएम वाले अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रो शक्ति संयंत्र की क्षमता 85% होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र की क्षमता 85% होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र की क्षमता 85% होती है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लाभ हानियाँ होती हैं। इसकी बनावट अति सरल रखरखाव शून्य तथा प्रदूषण रहित होता है। जल शक्ति संयंत्र कार्यकारी जिंदगी तापीय संयंत्र से अधिक होती है। देखिए, तापीय संयंत्र ताप शक्ति संयंत्र होता है, इसमें ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा को निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कोयला का प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट और कोयला के प्रकार देख लेते हैं। कोयला के प्रकार एंथ्रेसाइट में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रेसाइट में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। क्लोरोफिल मान 3000 होता है। क्लोरोफिल मान 3000 होता है। बिटुमिनस 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। कैलोरी मान 27,000 होता है। कैलोरी मान 27,000 होता है। बिटुमिनस का कैलोरी मान 27,000 होता है प्रति केजी होता है 3000 प्रति केजी। और देखिए, लिग्नाइट में 20 से 40% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट में 20 से 40% कार्बन की मात्रा होती है। कैलोरोफिल मान होता है 20,000 प्रति किलोग्राम होता है। 20,000 प्रति किलो कैलोरीग्राम होता है। पीट होता है 15 से 20% होती है। कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है। इसकी कैलोरोफिल मान होती है 8,000 होती है। एंथ्रेसाइट 90% से अधिक होती है। कैलोरोफिल मान 3000 प्रति किलो होते हैं। बिटुमिनस 60 से 80% होता है और 27,000 किलो कैलोरीग्राम होता है। कैलोरी मान होता है। लिग्नाइट होता है 20 से 40% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें 20,000 होता है। पीक होता है 15 से 20% होता है। कैलोरोफिल मान 80% होता है। देखिए, इसमें सबसे अच्छे होते हैं इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट तथा सबसे खराब गुणवत्ता वाला पीट होता है। वनस्पति से बने जीवाश्म ईंधन के पीट प्रचलन स्टेज का कोयला है तथा इसमें आर्द्रता सबसे अधिक होती है। सबसे कठोर कोयला एंथ्रेसाइट होता है। सबसे कठोर कोयला एंथ्रेसाइट होता है। सबसे कठोर कोयला एंथ्रेसाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा तथा कैलोरोफिल मान सबसे अधिक होती है। सबसे कठोर मात्रा कोयला होता है एंथ्रेसाइट तथा जिसमें कार्बन की मात्रा कैलोरोफिल मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है जिसकी कार्बन मात्रा 60 से 80% होती है। बिटुमिनस की कार्बन मात्रा 60 से 80% होती है। कैलोरोफिल मान जो होता है इसका 27,000 प्रति किलो होता है। ताप शक्ति संयंत्र में कोयले चूड़ित रूप में प्रयोग किया जाते हैं। ताप शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग कोयला हैंडल संयंत्र, चूड़ित संयंत्र, ड्राफ्ट फैन, बॉयलर होता है, राक हैंडलिंग संघ होता है, टरबाइन होता है। देखिए, मितुपयोगी होता है, शीतलन बुर्ज होता है, अतितापन होता है, वायु पूर्व तापन होता है, जनित्र होता है, फीड वायर पंप होता है, बचावत एवं नियंत्रण होता है। ये देखिए, फ्यूल पानी बॉयलर होता है, यहाँ से स्टीम बनता है, फिर टरबाइन में जाता है, यांत्रिक ऊर्जा है, फिर यहाँ जनित्र लगा रहता है, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करता है, फिर ग्रिड सिस्टम में जाता है। देखिए, पूर्ण चैम्बर होते हैं, इसमें कोयला को पूर्ण चयनित किया जाता है। इसमें कोयले को
चूड़ित किया जाता है। चूड़ित कोयले निम्न लाभ होते हैं। ईंधन दहन की नियंत्रित की जा सकती है। ईंधन दहन की दर नियंत्रित की जा सकती है। सस्ते तथा निम्न श्रेणी कोयले का प्रयोग कर सकते हैं। बॉयलर ठंडे मौसम के दौरान भी चालू किया जा सकता है। ड्राफ्ट फैन बॉयलर में दहन की क्रिया के लिए वायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। वायु ऑक्सीजन ड्राफ्ट फैन होता है। बॉयलर में दहन की क्रिया के लिए वायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। ड्राफ्ट फैन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक मैकेनिकल होते हैं। बॉयलर यह शक्ति संयंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। इसमें पानी तथा ताप दाब पर भारी परिवर्तित होते हैं। इसमें पानी उच्च ताप तथा दाब पर भाप में परिवर्तन होते हैं। टरबाइन होता है, यह भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मुख्य लाभ होता है दक्षता, सरल संरचना, अधिक गति, कम स्थान की आवश्यकता होती है। टरबाइन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आवेश टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन होती है। आवेग टरबाइन में पूरी भाप नोजल से प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण चलित ब्लेड पर दबाव समान रहता है। प्रतिक्रिया टरबाइन में कुछ भाप स्टेशनरी नोजल में से प्रवाहित की जाती है तथा शेष बची हुई भाप ब्लेड के प्लेटों ओवर के दौरान दी जाती है। मीतोपयोजन होता है। इसका उपयोग बॉयलर द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक ऊष्मा वाले गैस तापमान से फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। ईंधन की रखरखाव इसमें ईंधन की खपत को कम किया जाता है। यह बॉयलर की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। फीड वाटर इसके एक सिरे से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। शीतल बुर्ज इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों से निकलने वाले गर्म पानी को ठंडा करता है। अतितापन कूलिंग टावर होता है। सुपर हेड अतितापनीय ताप से निकली भाप से नमी को दूर कर उसे तापमान में वृद्धि करता है, जिससे टरबाइन में कोरोजन की समस्या नहीं आती। दहन गैस की ऊष्मा अत्यधिक कम हो जाता है। वायु एयर फ्रेशर होता है, यह मितोपयोगी के पास जुड़ा होता है। वायु पूर्व तापक होता है, यह मितोपयोजक के पास जुड़ा होता है। इसका उपयोग मितोपयोजक में जाने वाली वायु के तापमान को बढ़ाता है। एक संधारित्र होता है, इसका कार्य टरबाइन से निकली ऊष्मा को ठंडा करके उसे पानी में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्तक सीधे टरबाइन से युग्म रहती है। प्रत्यावर्तक सीधे टरबाइन से युग्मित रहते हैं। ये टरबाइन द्वारा उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य नॉन साइलेंट अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 3000 RPM होते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र का रेन काइल साइकिल पर आधारित होता है। तापीय शक्ति संयंत्र संचालन रेन काइल साइकिल पर आधारित रहता है। देखिए, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है, पंप होता है, बॉयलर होता है। तापीय संयंत्र की समग्र क्षमता 25 से 30% तक होती है। तापीय संयंत्र की समग्र क्षमता 25 से 30% होती है। इसकी क्षमता मुख्य कारण संधारित्र की क्षमता है। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न 65% तापीय शक्ति संयंत्र से होता है। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन 65% तापीय संयंत्र से होता है। यह एक आधार पर संयंत्र है। तापीय संयंत्र के लाभ होता है। लाभ तापीय शक्ति संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला ईंधन कोयला होता है। संयंत्र की प्रारंभिक लागत अन्य संयंत्रों से कम होती है। जल शक्ति
जल शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इसको स्थापित करने में कम जगह की आवश्यकता होती है। हानियाँ अत्यधिक मात्रा में धुआं गैस निकलती है, वातावरण दूषित करते हैं। जल विद्युत संयंत्र की अपेक्षा लागत अधिक होती है। नवीकरणीय स्रोत परमाणु में ऊर्जा ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 92 U33 यूरेनियम 35 व प्लूटोनियम 94 के पावर 239 प्रयोग करते हैं। शक्ति परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 यूरेनियम 233 और 233 92 के पावर U के पावर 233 यूरेनियम 35 93 U के पावर 35 व प्लूटोनियम करते हैं। प्लूटोनियम 94 PU की पावर 239 का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यूरेनियम थोरियम की जो स्रोत है ईंधन के रूप में रिएक्टिव प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। परमाणु शक्ति संयंत्र की दक्षता 35 से 40% होती है। परमाणु संयंत्र की दक्षता 35 से 40% होती है। नहीं, परमाणु शक्ति संयंत्र के निम्न भाग होते हैं। नियंत्रण होता है, देखिए फ्यूल छड़ होता है, ये रिएक्टर होता है, शीतल मॉड्यूलेटर शीतलक होता है, ऊष्मा स्थानीय नाभिकीय रिएक्टर होता है, ऊष्मा स्थानांतरण नाभिकीय रिएक्टर होता है, ऊष्मा स्थानांतरण टरबाइन संधारित अल्टरनेटर होता है। नाभिकीय रिएक्टर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर होता है, यह पात्र होता है जिसमें नाभिकीय ईंधन को भरा जाता है। ईंधन के रूप में मंदक नियंत्रक छड़ विकिरण शील्ड परावर्तक शीतलक होता है। मंदक होता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए मंदक प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट व बेरिलियम का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट व बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन की गति को मध्यम धीमा करता है। मंदक परावर्तक मंदक को मॉडरेटर बोलते हैं। परावर्तक होता है, रिफ्लेक्टर होता है। परावर्तक रिफ्लेक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में परावर्तक का कार्य न्यूट्रॉनों को रिफ्लेक्ट करना होता है। नियंत्रण छड़ होता है, इसका उपयोग विखंड क्रिया के दौरान उत्पादित अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखने के लिए किया जाता है। कैडमियम तथा बोरॉन छड़ का उपयोग नियंत्रण के रूप में किया जाता है। शीतलक होता है, पानी जल द्रव सोडियम लिथियम आदि का प्रयोग शीतलन के रूप में किया जाता है। विकिरण शील्ड होता है, न्यूक्लियर अभिक्रिया के दौरान बहुत सारी विकिरण उत्सर्जित होती है जो मानव तथा अन्य जीव जंतुओं हानिकारक होते हैं। ये विकिरण न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं आए, इसी कारण इसके चारों ओर कंटरीट की दीवार बना दी जाती है जिसे विकिरण शील्ड कहते हैं। ठीक है, टरबाइन के प्रकार देखते हैं। कोल वाष्प टरबाइन, जल टरबाइन होता है, डीजल टरबाइन होता है। कोल टरबाइन की सामान्य गति 300 RPM होती है जो प्रत्यावर्तक से युग्मित रहता है। कोल टरबाइन दो प्रकार के होता है। आवेग टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन होता है। आवेग टरबाइन इसमें ऊष्मा टरबाइन से नोजल में पूर्ण विस्तार करती है और टरबाइन को उच्च गति प्रदान करती है। इसमें ऊर्जा का विस्तार नोजल में होने के कारण वाष्प प्रवाह के समय ब्लेड पर स्थित रहती है जिससे ब्लेड पर दाब एक समान रहती है। इसमें आवेग होता है, ऊष्मा का विस्तार नोजल में होने के कारण वाष्प दाब ऊष्मा प्रवाह के समय ब्लेड पर स्थिर रहती है जिसमें ब्लेड दाब पर एक समान रहती प्रतिक्रिया टरबाइन होती है। वाष्प नोजल में रिलक्शन टरबाइन, वाष्प नोजल में केवल आंशिक विस्तार होता है। वाष्प ब्लेड से गुजरती है तभी आंशिक विस्तार होता है जिसके कारण ब्लेड पर एक समान दाब नहीं रहता है। जल टरबाइन की दक्षता 90% उच्च होती है। जल टरबाइन की दक्षता 90% उच्च होती है। इसकी बनावट सरल तथा लगभग 100 से 1000 RPM होता है। जल टरबाइन की बनावट सरल गति लगभग 100 से 1000 RPM होता है। इसमें निम्न टरबाइन प्रयोग करते हैं।
पेल्टन व्हील टरबाइन यह एक आवेश पेल्टन व्हील टरबाइन यह एक आवेश टरबाइन होता है। उच्च शीर्ष प्लेटों में उपयोग किया जाता है। यह एक आवेग टरबाइन होता है जो उच्च शीर्ष प्लांट में उपयोग किया जाता है। इसको निम्न शीर्ष प्लांट में उपयोग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें रनर आकार तथा व्यास बहुत अधिक होता है। सामान्यतः 100 मीटर से उच्च शीर्ष पर उपयोग होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन यह एक प्रक्रिया टरबाइन होता है जो सामान्यतः उच्च तथा मध्यम शीर्ष उपयोग लिया जाता है। इसमें टरबाइन में शक्ति उत्पादन आंशिक रूप से पानी की गति तथा आंशिक रूप से इनर वोल्टाइक में लगते हैं तो होता है। इसमें पानी टरबाइन की ब्लेडों से नियंत्रित टकराता है। इसमें पानी टरबाइन की ब्लेडों से तृतीय टकराता है। केप्लान टरबाइन यह एक प्रक्रिया टरबाइन है। यह फ्रांसिस टरबाइन के समान होता है। अंतर केवल यह है कि केप्लान टरबाइन में पानी टरबाइन की ब्लेडों पर आरक्षित टकराव जबकि फ्रांसिस टरबाइन में पानी टरबाइन की ब्लेडों से तृतीय रिले टकराव होता है। इसके समानांतर निम्न माध्यम शीर्ष में उपयोग किया जाता है। यह एक उच्च गति 400 आरपीएम से घूमने वाला टरबाइन है। केप्लान टरबाइन के रनर में सिर्फ 36 ब्लेड होते हैं जबकि फ्रांसिस टरबाइन में 16 से 24 ब्लेड होते हैं। टरबाइन के रनर को उल्टा घुमाने की संभव है जिसमें यह एक पंप की भांति कार्य करता है। प्रोपेलर टरबाइन यह प्रतिक्रिया टरबाइन है। इसका उपयोग निम्न शीर्ष संयंत्र में किया जाता है। देखिए टैब गैस ध्यान दें पंप स्टोरेज हाइड्रो शक्ति से रेड यार्ड टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन इसे कंपन टरबाइन कहते हैं। इसमें गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन में मुख्य अवयव निम्न होता है। वायु कंप्रेसर कंपन चैम्बर अधिक होते हैं। देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होता है। जनरेटिंग स्थान वह स्थान होता है जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। भारत में मानक उत्पादन 11 वोल्ट पर होता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा स्रोत में मंदक के रूप में ग्रेफाइट बाहरी जल D2O तथा बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है जबकि नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरान का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरान का प्रयोग किया जाता है। परमाणु की इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। परमाणु ऊर्जा की इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। परमाणु ऊर्जा की इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। परमाणु ऊर्जा की इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक सुरक्षा प्रदान करता है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोलिक पावर जनित्र संयंत्र में परिचालन लागत कम तथा स्थापित उच्च होता है। हाइड्रोलिक पावर जनित्र में परिचालन लागत कम तथा स्थापित लागत उच्च होता है। देखिए मितोपयोगी इकोनोमाइजर का प्रयोग वायलर दक्षता के लिए किया जाता है। मितोपयोगी इकोनोमाइजर का प्रयोग वायलर दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब टरबाइन में वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब टरबाइन में वाष्प छोड़ी जाती है तो तब टरबाइन वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाली वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थिर वैद्युत निष्पादन स्थापित करते हैं। देखिए गैर परंपरागत होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा परंपरागत नहीं है। देखिए
ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऊर्जा स्रोत की चालू लागत सबसे ज़्यादा होती है न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में। ऊर्जा स्रोत की चालू लागत सबसे अधिक होती है। ऊर्जा स्रोत न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में ऊर्जा स्रोत की चालू लागत सबसे अधिक होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र ऊर्जा स्रोत की स्थापना लागत सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र ऊर्जा स्रोत की स्थापित लागत सबसे ज़्यादा हाइड्रो शक्ति संयंत्र में होती है। ऊर्जा स्रोत की स्थापित लागत सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्रोत की स्थापित लागत सबसे ज़्यादा हाइड्रो शक्ति संयंत्र में होती है। देखिए, थर्मल शक्ति संयंत्र का कार्य रेन-कीन चक्र पर होता है। थर्मल शक्ति संयंत्र का कार्य रेन-कीन चक्र पर होता है। थर्मल शक्ति संयंत्र का कार्य रेन-कीन संयंत्र पर होता है। थर्मल शक्ति में किस प्रकार टरबाइन प्रयोग करते हैं? आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन प्रयोग करते हैं। थर्मल शक्ति संयंत्र में आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन प्रयोग करते हैं। देखिए, डिमांड गुणांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है। एक से अधिक डिमांड गुणांक का मान होता है। डिमांड गुणांक हमेशा एक से अधिक होता है। देखिए, थर्मल गैस प्रकार की बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग किया जाता है। थर्मल ईंधन, देखिए किस प्रकार बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग करते हैं, थर्मल वाले में करते हैं। और देखिए, न्यूक्लियर शक्ति में कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है? कैडमियम तथा बोरॉन की। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में कंट्रोल रॉड कैडमियम तथा बोरॉन की बनी होती है। कैडमियम तथा बोरॉन की न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में कंट्रोल रॉड बना होता है। कैडमियम तथा बोरॉन की न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में कंट्रोल रॉड बना होता है। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का। ग्रेफाइट न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र के रूप में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। पेन स्टॉक तथा सर्ज टैंक का प्रयोग न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में करते हैं। पेन स्टॉक तथा सर्ज टैंक का प्रयोग न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में करते हैं। देखिए, पेन स्टॉक तथा सर्ज टैंक का प्रयोग न्यूक्लियर शक्ति तथा पेन स्टॉक तथा सर्ज टैंक का प्रयोग न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर पानी इलाकों में होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर पानी इलाकों में होती है। सर्ज टैंक स्प्लिट वेव होती है। सर्ज टैंक की सुरक्षा के लिए स्प्लिट वेव प्रयोग करते हैं। सर्ज टैंक की सुरक्षा के लिए स्प्लिट वेव प्रयोग करते हैं। थर्मल शक्ति संयंत्र नौकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। थर्मल शक्ति संयंत्र नौकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए, एंथ्रेसाइड सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रेसाइड में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। संयंत्र लोड के पास जुड़ा होता है। थर्मल संयंत्र लोड के पास जुड़ा होता है। थर्मल संयंत्र, देखिए, संयंत्र लोड के पास जुड़ा होता है। थर्मल संयंत्र भार गुणांक होता है औसत भार बटे में अधिकतम भार। भार गुणांक औसत भार बटे अधिकतम भार होता है। भार गुणांक होता है औसत भार बटे अधिकतम भार होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।